संजय राउत जैसे मोहरे के पिट जाने के बाद अब उद्धव ठाकरे ने खुद कंगना रनौत मामले में अपनी टांग फंसा ली है। उद्धव ठाकरे ने बिना नाम लिए एक्ट्रेस कंगना रनौत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कई लोग मुंबई आते हैं और नाम कमाते हैं, लेकिन वो लोग मुंबई का कर्ज तक नहीं चुकाते। उद्धव ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग उस शहर के प्रति कृतज्ञ नहीं हैं, जहां से वे अपना रोजगार, काम धंधा शुरू करते हैं। विधानसभा में शोक प्रस्ताव पर बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग उस शहर के प्रति कृतज्ञ होते हैं जहां पर वे जीविकोपार्जन करते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं होते। ये टिप्पणी उन्होंने पूर्व शिवसेना विधायक और मंत्री अनिल राठौड़ को श्रद्धांजलि देते हुए कही, जिनकी मौत हाल ही में हुई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनिल भैया राजस्थान से आए और महाराष्ट्र को अपना घर बनाया। वह कट्टर शिव सैनिक थे। दरअसल कई दिनों से कंगना रनौत बनाम शिवसेना का विवाद सुर्खियों में है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने लगातार एक्ट्रेस कंगना रनौत पर हमले किए। साथ ही महाराष्ट्र में कंगना रनौत के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए। कारण ये कि कंगना रनौत ने मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से कर दी थी, जिसके बाद मराठी मानुष की अस्मिता पर सवाल उठाने का आरोप उन पर लगाया गया। कंगना को केंद्र सरकार की तरफ से Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से सिफारिश की थी। ऐसा करने की वजह यह भी है कि कंगना ने कहा था कि मुंबई पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं है और वो किसी और से सुरक्षा चाहती हैं। दरअसल कंगना ने मुंबई के लिए कहा था कि ये पाक अधिकृत कश्मीर जैसा लगने लगा है और उन्हें मुंबई पुलिस से सुरक्षा नहीं बल्कि डर है। इसके बाद कंगना के खिलाफ महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा कि अगर कंगना को मुंबई में डर लगता है तो वो यहाँ न आए। वहीं शिवसेना नेता और सामना के संपादक संजय राउत बोले कि कंगना को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। इस पर कंगना ने ऐलान किया कि वो 9 सितंबर को मुंबई आ रही हैं और किसी में हिम्मत है तो उन्हें रोक कर दिखाए। इस बीच महाराष्ट्र के राहत एवं पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने केंद्र द्वारा कंगना रनौत को दी गई Y+ सुरक्षा मुहैया कराने के फैसले को राजनीति से प्रेरित करार दिया। विजय ने कहा कि केंद्र का फैसला राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कंगना भाजपा का तोता है। मंत्री ने कहा, कंगना को सुरक्षा देकर केंद्र और भाजपा ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र के खिलाफ की गई उनकी टिप्पणी का समर्थन किया है। वह राज्य के लोगों के साथ विश्वासघात है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के आवास पर रात करीब 11 बजे कथित रूप से दाऊद इब्राहिम के गुर्गे का फोन आने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि सीएम आवास के लैंडलाइन नंबर पर एक फोन कॉल करने वाले शख्स ने खुद को दाऊद इब्राहिम का आदमी बताया था। लैंडलाइन नंबर पर आए फोन कॉल में फोन करने वाले ने खुद को दाऊद इब्राहिम का आदमी बताया और कहा कि दाऊद सीएम उद्धव ठाकरे से बात करना चाहता है। हालांकि ऑपरेटर ने फोन कॉल ट्रांसफर नहीं की और इसके बाद पुलिस अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। फोन कॉल आने के बाद महाराष्ट्र के गृह विभाग ने अधिकारियों को सीएम के घर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम करने के लिए कहा। इसके आधार पर रविवार को यहां अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। इसके अलावा उस शख्स का पता लगाया जा रहा है जिसने मुख्यमंत्री आवास पर फोन किया था, लेकिन बात उद्धव ठाकरे तक थमी नहीं। इसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर कार्यालय में फोन कर उन्हें और एनसीपी प्रमुख शरद पवार को धमकी दी गई। इस बात की जानकारी प्रदेश के एक मंत्री ने दी है। उन्होंने सोमवार को यहां विधान भवन में संवाददाताओं से कहा कि पुलिस को सूचित कर दिया गया है और वे जांच कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष और जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल ने कहा कि मुख्यमंत्री और शरद पवार को धमकी मिलना एक गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्व एक बार फिर सिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य का गृह विभाग इस मामले की जांच करेगा। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मामले में उचित जांच की मांग की है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि धमकी भरे इन कॉल्स की उचित जांच होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे के पूरे सियासी समीकरण को उलट पुलट कर रख दिया है।
जिस कंगना से शिवसेना के नेता अब तक बड़े ही हल्के और फूहड़ अंदाज में निपटने की कोशिश कर रहे थे, वह गलती अब लगता है कि शिवसेना को भारी पड़ने वाली है। लेकिन इन सब से उद्धव ठाकरे को अब तक कोई फर्क पड़ता नहीं दिखता है। इसलिए उद्धव ठाकरे ने बीएमसी के अफसरों को कंगना के घर तोड़ फोड़ कर उसे डराने के लिए भेज दिया। कंगना को केंद्र सरकार से वायु श्रेणी की सुरक्षा मिलते ही उद्धव ठाकरे और शिवसेना सरकार बौखला गई है। शिवसेना नेताओं की ओर से मिल रही धमकियों के बाद सुरक्षा दिए जाने की खबर मिलते ही बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी बीएमसी ने मुंबई में कंगना की प्रोडक्शन कंपनी के ऑफिस में छापा मार दिया। बीएमसी के अफसरों का कहना है कि वे ऑफिस में गैर कानूनी निर्माण की जांच कर रहे हैं। कंगना ने किसी भी गैर कानूनी काम से इनकार किया है। कंगना ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये मुंबई में मणिकर्णिका फिल्म्स का ऑफिस है, जिसे मैंने 15 साल मेहनत करके कमाया है। मेरा जिंदगी में एक ही सपना था, मैं जब भी फिल्म निर्माता बनूं, मेरा अपना खुद का ऑफिस हो। मगर लगता है ये सपना टूटने का वक्त आ गया है। आज वहां अचानक बीएमसी के कुछ लोग आए हैं। एक अन्य ट्वीट में कंगना ने लिखा कि उन्होंने जबरदस्ती मेरे ऑफिस पर कब्जा कर लिया, नाप जोख कर रहे हैं। जब मेरे पड़ोसियों ने विरोध किया तो उन्हें भी धमकाना शुरू कर दिया। उनकी भाषा कुछ इस तरह थी, वो जो मैडम है उसकी करतूत का परिणाम सबको भरना होगा। मुझे बताया गया है कि कल मेरी प्रॉपर्टी को गिराया जाएगा। एक और ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पास सभी कागजात हैं, बीएमसी की ओर से मिली अनुमतियां हैं, मेरी प्रॉपर्टी में कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। अवैध निर्माण दिखाने के लिए बीएमसी को एक स्ट्रक्चर प्लान के साथ नोटिस भेजना चाहिए। आज उन्होंने बिना पूर्व सूचना के मेरी जगह पर छापा मारा है, कल को इसे गिरा भी देंगे। इससे पहले कंगना रनौत को शिवसेना नेताओं की ओर से लगातार मिल रही धमकियों के बीच वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई। सुशांत मामले में मुखर कंगना को शिवसेना सांसद संजय राउत ने तो पहले मुंबई न आने की धमकी दी और फिर बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हरामखोर तक कह डाला। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक संजय राउत को मिली धमकी के बाद केंद्र ने कंगना को सुरक्षा प्रदान की। इसके बाद कंगना ने ट्वीट कर कहा कि ये प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त की आवाज को कोई फांसीवादी कुचल नहीं सकेगा। मैं गृह मंत्री अमित शाह जी की आभारी हूँ। वो चाहते तो हालातों के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। जय हिंद। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। चिराग पासवान ये बात कई बार दोहरा चुके हैं। बिहार में उनका समझौता बीजेपी से है, नीतीश कुमार से नहीं। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच की खाई लगातार गहरी होती जा रही है। नतीजा ये कि बिहार में एनडीए की सियासत पर सवाल उठने लगे हैं। एलजेपी ने संकेत दिए हैं कि वह बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 143 पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। संसदीय बोर्ड की बैठक में एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे और कार्यकर्ताओं से कहा कि वे 143 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी करें। उन्होंने पार्टी नेताओं से इन सभी सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के लिए भी कहा। 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी का सीधा मतलब ये है कि चिराग बीजेपी के लिए 100 सीटें छोड़कर सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मतलब नीतीश की पार्टी के खिलाफ हर कहीं चिराग का उम्मीदवार होगा। सूत्र बताते हैं, संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू होने से पहले चिराग पासवान ने फोन पर गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की थी। हालांकि दोनों पक्षों में से किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। बैठक में राज्य में गठबंधन को लेकर आगे निर्णय लेने के लिए राज्य संसदीय बोर्ड के सदस्यों ने चिराग पासवान को अधिकृत कर दिया है। एनडीए में रहना है या नहीं, इस पर चिराग 15 सितंबर को पार्टी के सांसदों से रायशुमारी के बाद अंतिम फैसला लेंगे। एलजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक में चिराग पासवान के रुख को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में जारी चर्चाओं को और भी हवा मिल गई है। चिराग एनडीए में रहेंगे या नहीं, या फिर एनडीए में रहते हुए भी क्या एलजेपी जेडीयू प्रत्याशियों के खिलाफ अपने लोग उतारेगी? ये तमाम सवाल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। सभी इसी का इंतजार कर रहे हैं कि एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान अपना स्टैंड क्लियर करें।
बीजेपी और जेडीयू के नेता लगातार कह रहे हैं बिहार में डबल इंजन की सरकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पहली वर्चुअल रैली में भी डबल इंजन सरकार में हुए कामों का बखान किया। डिप्टी सीएम सुशील मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेता भी इन्हीं कामों की बात कर रहे हैं। वहीं एनडीए के मुख्य सहयोगी एलजेपी चिराग पासवान लगातार सीएम नीतीश और उनकी सरकार पर आक्रामक हैं। वे आरोप लगाते रहे हैं कि कोरोना काल में और बाढ़ के दौरान नीतीश सरकार पूरी तरह से फेल रही है। कोरोना और बाढ़ की वजह से आम लोगों में नीतीश कुमार के प्रति काफी आक्रोश है। ऐसे में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर पार्टी को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जीतन राम मांझी के एनडीए में आने से भी एलजेपी नाराज है। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच इस बात का विवाद है कि बिहार के दलितों का नेता कौन। मांझी और पासवान लगातार एक दूसरे पर आक्रामक रहे हैं। माना जाता है कि पासवान अगर एनडीए से अलग होते हैं तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार ने मांझी को अपने साथ जोड़ा है। एनडीए में आते ही मांझी चिराग पासवान और रामविलास पासवान पर हमला कर चुके हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर नीतीश कुमार पर कोई आक्रमण करेगा तो वह उसका जवाब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले से जुड़े ड्रग्स केस में आज लगातार तीसरे दिन लंबी पूछताछ के बाद एनसीबी ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर ही लिया। अब रिया चक्रवर्ती को मेडिकल टेस्ट के लिए लाया जाएगा। इसके बाद रिया को अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा, जहां एनसीबी उनके रिमांड की मांग कर सकती है। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती से रविवार को 6 घंटे, सोमवार को 8 घंटे तक पूछताछ की थी। इस दौरान एनसीबी ने उनके छोटे भाई शौविक चक्रवर्ती, राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और सुशांत राजपूत के निजी स्टाफ सदस्य दीपेश सावंत से आमना सामना कराया था। अब तक रिया चक्रवर्ती और उसके वकील ताल ठोक कर इस बात का दावा करते रहे कि रिया ने कभी ड्रग्स का सेवन नहीं किया। वो तो सारा कुछ सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के लिए ही करती थी। लेकिन लगातार तीसरे दिन एनसीबी के सामने पेश हुई रिया ने आखिरकार ये बात कबूल कर ही ली कि वो ड्रग्स लेती थी। लेकिन ये भी कहा कि वो तो सिर्फ सुशांत के कहने पर ही उसने ड्रग्स लिए। इससे पहले रिया इस बात पर अड़ी रही कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिए और कोई चाहे तो उसका ब्लड टेस्ट करा ले। रिया ने न सिर्फ ड्रग्स लेने की बात कबूल की बल्कि एनसीबी को भी ये बताया कि वो कौन कौन से लोग हैं जहां ड्रग्स की सप्लाई की जाती रही है। रिया ने 1-2 नहीं बल्कि 25 सेलिब्रिटीज के नाम एनसीबी को बताए। अब एनसीबी ड्रग्स केस में सुशांत के को स्टार्स और एक्टर्स समेत 25 बॉलीवुड सेलेब्स को समन करेगी। इसके पहले सोमवार को एनसीबी ने 8 घंटे की पूछताछ की थी। तब रिया ने कहा था कि उन्होंने कभी ड्रग्स का सेवन नहीं किया। सुशांत को लेकर उन्होंने कई अहम खुलासे किए थे। रिया ने एनसीबी को दिए अपने बयान में कहा कि सुशांत सिंह 2016 से ही ड्रग्स का सेवन कर रहे थे। फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के दौरान भी उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया था। रिया ने बताया था कि वे सुशांत के कहने पर ड्रग्स मंगवाया करती थीं। उन्होंने खुद के ड्रग्स लेने की बात से इनकार किया। हालांकि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वे सिगरेट और शराब पीती थीं। रिया ने पहले भी कहा था कि उसने कभी ड्रग्स या बर्ड्स नहीं लिए। उन्होंने कबूल किया कि जब भी दीपेश को ड्रग्स के लिए फोन किया वो सुशांत के लिए लिया गया था। सुशांत को बर्ड्स की जरूरत होती थी और वो ड्रग्स सुशांत और उसके दोस्तों के लिए था। रिया ने कहा कि सुशांत और सुशांत के बेस्ट फ्रेंड्स के लिए ड्रग्स आता था। रिया ने खुद के केवल सिगरेट और शराब के सेवन की बात मानी। रिया ने बताया कि शौविक के जरिए अब्दुल बासित परिहार से 5 बार मुलाकात हुई। बासित शौविक से मिलने घर आया करता था। सैमुअल मिरांडा के आमने सामने पूछने पर रिया ने खुद के ड्रग लेने पर मना कर दिया था। रिया ने बताया कि सैमुअल जो भी बर्ड्स लाए थे वो सुशांत के लिए थे। लद्दाख सीमा पर चीन और भारत के बीच तनाव चरम पर है। भारतीय सेना को उकसाने के लिए चीन ने हवाई फायर भी किए। इससे बात नहीं बनी तो चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। पेंगोंग झील के दक्षिण किनारे रेजांगला के पास भारत चीन सैनिकों के बीच अभी भी गतिरोध जारी है।
30-40 चीनी सैनिकों की टुकड़ी वहां मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक 3 दिन से लगातार चीनी सैनिक उन चोटियों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां भारतीय सैनिक तैनात हैं। जिस तरह पहले पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 4 में भारत चीन सैनिक आमने सामने थे, अब उसी तरह तनाव का सबसे बड़ा पॉइंट रेजांगला के पास भी चोटियां बनी हुई हैं। भारत ने कहा है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने LAC पर फिर से उकसावे की कार्रवाई की और द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन करते हुए फायरिंग भी की। ये LAC पर गोली नहीं चलाने की वर्षों पुरानी नीति का उल्लंघन है। चीन पेंगोंग लेक के दक्षिणी छोर पर स्थित पहाड़ियों पर कब्जा करना चाहता है। इस कोशिश में उसके सैनिक बार बार उधर कूच करते हैं, लेकिन भारतीय सेना की किलेबंदी के सामने उसकी एक नहीं चली। 29-30 अगस्त की दरमियानी रात भी चीनी सैनिकों ने यही किया था, जिसे भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी SFF ने अच्छी तरह से नाकाम किया। दरअसल चीन की दीर्घावधि योजना भारत को अस्थिर करने की है। इसके लिए वो 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव पैदा करता रहेगा और उसे लगता है कि इससे भारत की राजनीति में उथल-पुथल मचेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकतवर छवि को नुकसान होगा और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए वो अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान की मदद ले रहा है, जो पश्चिमी सीमा पर भारतीय सेना को उलझाए रखने के लिए नियंत्रण रेखा LOC पर ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। कंगना रनौत से जुबानी जंग में संजय राउत भले ही बुरी तरह से पिट गए हों, लेकिन उद्धव ठाकरे की नजर में उनका परफॉर्मेंस हिट रहा। इसी वजह से खुश होकर उद्धव ने संजय राउत को पार्टी में बड़ी तरक्की दी है। संजय राउत को अब शिवसेना का मुख्य प्रवक्ता बना दिया गया। पिछले कुछ दिनों से कंगना रनौत और संजय राउत के बीच मुंहजुबानी जंग देखने को मिल रही है। शिवसेना के बकैती मास्टर संजय राउत ने कंगना के लिए एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान अपशब्द का इस्तेमाल किया था। इस पर उनकी सफाई भी आई है। शिवसेना ने संजय राउत के अलावा 10 अन्य सदस्यों को प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया। इसमें शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत, प्रियंका चतुर्वेदी, धीरशील माने, महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब, उदय सामंत और गुलाब राव पाटिल, विधायक नीलम गोरे, प्रताप सरनाइक और सुशील प्रभु आदि शामिल हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद कंगना रनौत ने इंडस्ट्री में ड्रग्स को लेकर सांठ-गांठ का दावा किया। हालांकि कंगना से निपटने के लिए उद्धव ठाकरे अब सरकारी एजेंसीज की मदद ले रहे हैं। जैसे BMC उनके घर में तोड़फोड़ करेगी, मतलब कि कंगना को घेरने की पूरी रणनीति उद्धव ठाकरे ने तैयार कर ली है। कंगना ने कहा कि वे इस पर बयान देना चाहती हैं, लेकिन उन्हें मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है। उन्हें मुंबई पुलिस से डर लगता है। यही नहीं, कंगना ने मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से कर दी थी। कंगना के इस बयान के बाद से ही दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई है। संजय राउत ने बयान दिया कि उन्हें मुंबई में डर लगता है, उनसे गुजारिश है कि वो यहां न आए। इस पर कंगना ने चेतावनी देते हुए बयानबाजी की कि वे मुंबई आएंगी और किसी के बाप में दम है तो रोक कर दिखाए। इसके बाद दोनों के बीच वाद विवाद और तेज हो गया। संजय राउत ने कंगना के लिए गाली तक का इस्तेमाल किया। आलोचना के बाद संजय राउत ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा, मेरे कहने का गलत मतलब निकाला गया। कंगना नॉटी हैं, मैंने देखा है उनके बयान वगैरह, अक्सर ऐसा बोलती हैं। कंगना नॉटी गर्ल है। मेरी भाषा में उसे बेईमान कहना मैं चाह रहा था और ऐसा कहने के लिए हम उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उधर मुंबई पुलिस पर की गई टिप्पणी पर इस पर सियासत और राजनीति शुरू हो गई। इस बीच कंगना रनौत की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी है। राउत ने इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र की छवि बिगाड़ने की ये कोशिश है।